देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। सबसे पहले बात ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की। सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम 5 बजे तक रोक लगाई है सर्वे पर। सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही है। कुछ ही देर में यह तय हो जाएगा कि आखिर ज्ञानवापी पर आगे होने क्या वाला है। इस फैसले पर सभी की नजर है। आगे भी आपको ज्यादा जानकारी देंगे, अपडेट देंगे, लेकिन अगली खबर आपको बताएंगी मेरे सहयोगी प्रिया सिन्हा। बिल्कुल, देखिए, संसद में मणिपुर को लेकर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का दाग चला। स्पीकर ने इसे मंजूर कर लिया है। हालांकि चर्चा के लिए वक्त सभी दलों से चर्चा के बाद ही तय होगा। इस पर आगे आप तक हर एक डिटेल्स पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगली बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगी महिमा सिंह कंवर। मैं बात करूंगी दिल्ली से जुड़ी हुई। देखिए, दिल्ली के प्रगति मैदान में ITPO सेंटर की सौगात प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 6:30 बजे देंगे। सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने पूजन हवन किया और इसी ITPO सेंटर में सितंबर महीने में G20 समिट बैठक होने वाली है। काफी महत्वपूर्ण ये होगी। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी। चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे आयुष। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद मैदान में उतर गए हैं। 31 जुलाई और 2 अगस्त को पीएम मोदी यूपी के सांसदों से उनका रिपोर्ट कार्ड लेंगे। आपको बताएंगे विस्तार से की रणनीति क्या है, लेकिन बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे पूजा यादव। और देखिए, सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी की, जहां पर ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे को लेकर अहम सुनवाई हुई। किसी भी वक्त ज्ञानवापी पर फाइनल फैसला आ सकता है। दरअसल शाम के 4:30 बजे के करीब एक्सपर्ट्स के बयान दर्ज होंगे। सर्वे होगा या नहीं, इस पर फैसला भी सुरक्षित रखा जाएगा। इसकी तस्वीर 4:30 बजे के बाद ही साफ हो पाएगी। अब आगे क्या होने जा रहा है, दरअसल इसको लेकर तस्वीर 4:30 बजे साफ होगी, क्योंकि शाम के 4:30 बजे तक कार्रवाई को रोका गया था और उसके बाद में ASI के जो अधिकारी हैं उनको तलब किया गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार नजर बनी हुई है। अपडेट ज्यादा आपको देंगे। देखिए, इससे पहले हमने आपको इसका पूरा टाइमलाइन भी बताया कि किस तरीके से ज्ञानवापी परिसर को लेकर ये जो लड़ाई है 2021 में एक बार फिर से शुरू होती है और उसके बाद अब साल 2023 में एक बार फिर से यह सवाल बना हुआ है कि क्या इसका सर्वे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम पक्ष जो लगातार जो आज की देखिए कोर्ट की दलील की बात करते हैं, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अगर यहाँ पर खुदाई होती है, अगर यहाँ पर सर्वे होता है, तो बाबरी जैसे हालात यहाँ पर भी बन सकते हैं। यह दलील मुस्लिम पक्ष की ओर से आज दी गई है और हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है कि अगर सच को सामने लाना है तो साइंटिफिक सर्वे की ही आवश्यकता होगी। बगैर साइंटिफिक सर्वे के यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि ये मंदिर ही था। ऐसे में दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलों के बीच में अभी फिलहाल अगर हाईकोर्ट की बात करते हैं तो हाईकोर्ट ने 4:30 बजे तक के लिए जो सुनवाई थी उसको रोका। ASI सर्वे के अधिकारी को तलब किया। शाम के 4:30 बजने में अभी करीबन 26 मिनट है और उसके बाद फिर से जब कार्रवाई शुरू होगी, दलील एक बार फिर से दी जाएंगी, तब देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है। देखिए, इससे पहले ASI का सर्वे हो रहा था। मुस्लिम पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, वहां पे लिस्टिंग कराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाम के 5 बजे बुधवार तक ये ASI की जो सर्वे की कार्रवाई है उसको रोका जाता है और मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का रुख करे। उसी के तहत मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा और यहाँ पर देखिए, हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं, मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि ईशान कोट श्रृंगार गौरी की पूजा होती है। कोर्ट पहले दूसरे पक्ष की आपत्ति पर बात बिंदु तय करे। मुस्लिम पक्ष की दलील रही, खंभों पर मिले धार्मिक निशान का पता लगाया जाना जरूरी है। कोर्ट पहले दूसरे पक्ष की दलीलों को सुने, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है। और देखिए, हमारे साथ में हमारे सहयोगी जल्दी जुड़ेंगे जो कि ज्यादा अपडेट हमें देंगे, लेकिन फिलहाल आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि फिलहाल क्या कुछ इस वक्त स्थिति बनी हुई है। लेकिन आज का दिन काफी अहम है, देखिए, क्योंकि ज्ञानवापी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। मेरे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ में लगातार बने। एक बार अवनीश का रुख कर लेते हैं। अवनीश सीधे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अवनीश, सबसे कुछ ही देर बाद फिर से सुनवाई शुरू हो जाएगी। ASI के अधिकारी को तलब किया है और आज ये तय होगा कि ज्ञानवापी मामले में आगे क्या होगा। जी हाँ, 4:30 बजे मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी अदालत में ये पूरी कार्रवाई जो है वो शुरू होगी और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए होगी क्योंकि निर्णायक मोड़ पर है। आज शाम 5 बजे तक ही जो है स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम 5 बजे तक जो ASI की पड़ताल या जो सर्वे का काम है उसको रोकने का स्थगनादेश दिया था और उसके बाद से फिर ये मामला हाईकोर्ट में आ गया था। हाईकोर्ट में आज सुबह 9:30 बजे से लगातार इस मामले की सुनवाई चल रही थी। खुद चीफ जस्टिस इस पूरे मामले को जो है यूपी हाईकोर्ट के सुन रहे थे। दोनों पक्षों ने बड़ी तगड़ी दलीलें सामने रखी हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी दलील दी गई। 3 बिंदु जो है उनकी तरफ से सामने रखे गए थे। उसमें जो स्ट्रक्चर था उसको नुकसान पहुंचाने की बात कही गई थी और ये भी कहा गया था कि जो ASI को लेकर के लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो बेहद हड़बड़ी में दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे केवल पोषणीयता के संबंध में जो है आदेश देने के लिए कहा था। तो ये 2-3 तरह के बिंदु जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से सामने रखे गए। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि ये परिसर
परिसर विवादित है, लेकिन इस विवादित परिसर के साथ साथ जो सर्वे की प्रक्रिया है वो पाक साफ प्रक्रिया है। बहुत साफ तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट जज है उन्होंने अपनी अदालत में जो फैसला दिया उसमें साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरीके से इस स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचने जा रहा है। एएसआई ने इस बात को लेकर कि उससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की थी कि आखिरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पर पक्ष क्यों नहीं बनाया गया। ये भी खबर है कि कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने एएसआई को तलब किया है। एएसआई के वाराणसी से एक अधिकारी भी कोर्ट पहुंचेंगे और वो वहां पर प्रस्तुत होकर इससे जुड़े जो तमाम तथ्य है वो वहां पर रखेंगे। इसको लेकर और क्या कुछ डिटेल्स है हमारे पास? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जिस वक्त ये सुनवाई चल रही थी अदालत में, जो हिंदू पक्ष था या जो वहां पर सरकारी वकील थे उनके पास एएसआई का कोई प्रतिनिधि नहीं था, एक्सपर्ट नहीं था। तो ये कहा गया कि एक्सपर्ट को लाने में थोड़ा समय लगेगा और इसीलिए लंच ब्रेक हुआ, जिसके बाद ये तय किया गया कि करीब 2:30-4:30 बजे के आसपास तक जो है वो एक्सपर्ट बनारस से यहाँ पहुंच जाएंगे प्रयागराज, और उसके बाद उनको अदालत में पेश किया जा सकेगा, जहां पर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो एएसआई की तरफ से एक एफिडेविट भी दिया जाएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है उसको किसी तरीके का इस सर्वे से नुकसान नहीं पहुंचेगा। जी अनिश, देखिए, क्योंकि कुछ देर पहले पूजा भी लगातार जिक्र कर रही थी कि आखिर विवाद की जड़ क्या है, इसकी जानकारी विस्तार से दी भी। मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की यहाँ पर दलील क्या है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने 3 अलग अलग बिंदुओं पर जो है झिड़क की, इन बिंदुओं को लेकर के लगातार घेरने की कोशिश की, जो जजमेंट था उसको चैलेंज करने की कोशिश की। कुछ तकनीकी कारण भी इस मामले में रहे। इसमें एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था उसको लेकर के भी आपत्ति थी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट भी मुस्लिम पक्ष के वकील पहुंचे थे। साथ ही साथ जो हिंदू पक्ष है उसकी तरफ से जो दलीलें दी गई थी उसे बहुत साफ तरीके से कहा गया था कि परंपरागत तरीके से वहां पर लगातार हिंदू पूजा कर रहे थे। 1993 तक वहां पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी। लगातार जिस तरीके से आदि विशेश्वर को लेकर के मांग थी, उस मांग के पीछे या मालिकाना हक को लेकर के जो मामला चल रहा था, उन मामलों में चीजें आगे तभी बढ़ पाएंगी जब किसी तरीके का वैज्ञानिक तथ्य सामने होगा, और वैज्ञानिक तथ्य को सामने लाने के लिए वैज्ञानिक सर्वे या परीक्षण कराना बेहद जरूरी है। और इसीलिए जब वैज्ञानिक सर्वे हो रहा है, इसे बहुत साफ तरीके से कहा गया है कि किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। स्ट्रक्चर के अंदर किसी तरह की खुदाई या तोड़ाई इस तरह की कोई चीज नहीं की जाएगी। जो खुदाई भी होनी है वो स्ट्रक्चर से बाहर के हिस्से में होनी है। लिहाजा जो मस्जिद है उसको का जो स्ट्रक्चर है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना है। लेकिन इन तथ्यों का भी सामने आना उतना ही जरूरी है जितना इस पूरे विवाद का जो पूरा इतिहास रहा है उसके जिस तरीके से विवाद होता रहा उसके नाते अड़चने ज्यादा आती रही, समाधान निकलने में लगातार दिक्कत होती है। अवनीश, नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए, इन तथ्यों से रूबरू कराने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए बात करेंगे किस तरीके से ज्ञानवापी में आपने सुना हमारे सहयोगी को जिन्होंने बताया इस बात का जिक्र किया कि कोर्ट की प्रक्रिया आज क्या कुछ रही है, इसमें हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। संसद में जारी संग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा और अब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है। स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब चर्चा के लिए वक्त तय होना बाकी है। वहीं संसद में आज भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। अब रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 2023 में अविश्वास प्रस्ताव आएगा और आज विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा में नोटिस दिया था, जिसे स्पीकर ने मंजूर कर लिया। हालांकि ये तय हुआ कि सभी दलों से बातचीत करने के बाद चर्चा का वक्त तय होगा। अब सवाल ये कि आखिर विपक्षी दलों के पास जब नंबर नहीं है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों? मणिपुर हिंसा पर विस्तृत चर्चा चाहता है विपक्ष। विपक्ष चाहता है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री सदन के अंदर बोले। इंडिया गठबंधन के बाद विपक्षी एकता का टेस्ट। चर्चा के दौरान विपक्ष को बोलने का पूरा मौका मिलेगा। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना पड़ेगा। मोदी सरकार पर प्रेशर बनाने का तरीका है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। दरअसल ये विपक्ष की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि विपक्ष जानता है
के अविश्वास प्रस्ताव आने पर प्रधानमंत्री मोदी को बोलना ही पड़ेगा। चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री को ही देना होता है। संसद के दोनों सदनों में मणिपुर पर हंगामा लगातार जारी है। इस बीच विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गया है। कुल मिलाकर आने वाले समय में सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। साल 2014 और 19 की जीत से दरअसल बीजेपी उत्साहित तो है, लेकिन 2024 के लिए वो तैयारियां लगातार कर रही है और ऐसे में तैयारियों में फिलहाल कोई कसर अभी बाकी नहीं रखना चाहती भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए पीएम मोदी खुद 31 जुलाई और 2 अगस्त को यूपी के सभी एनडीए सांसदों से रिपोर्ट कार्ड लेंगे और इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर 2024 का टिकट तय होगा। रिपोर्ट आप देखिए। मोदी लेंगे एग्जाम, कितना कराया काम। अगर नहीं पब्लिक के निकट, कटेगा टिकट। दिल्ली में लगानी है हैट्रिक, यूपी के लिए स्पेशल ट्रिक। 31 जुलाई और 2 अगस्त मोदी क्लास लेंगे जबरदस्त। सांसद जी बताइए अपना काम, तभी टिकट लिस्ट में होगा आपका नाम। 2024 के संग्राम में विजय पताका फहराने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। यूपी में कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बीजेपी कमर कस रही है। हाल ही में बीएस संतोष 3 दिनों तक यूपी में रहे थे और अब प्रधानमंत्री मोदी खुद यूपी के सांसदों से रिपोर्ट लेंगे। 5 साल में कितना काम किया, कितना विकास किया और जनता के बीच में कितनी मौजूदगी रहती है, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों से लेंगे और बताया जा रहा है, माना जा रहा है कि इसी फीडबैक के आधार पर 2024 के टिकट भी तय होंगे। सांसदों के कामकाज की रिपोर्ट पहले ही कोर कमेटी के पास पहुंच चुकी है। ऐसे में सेल्फ असेसमेंट ही उनके टिकट की गारंटी बनेगा। दरअसल प्रधानमंत्री यूपी के सांसदों के साथ बैठक करेंगे और ये भी पूछेंगे कि आखिर एनडीए उनको अपना प्रत्याशी क्यों बनाए। दावा ये भी है कि इस बार उन तमाम लोगों का टिकट कट सकता है जिन्होंने 2014 और 19 का चुनाव जीता है। यूपी में पीएम मोदी पहले 31 और फिर 2 अगस्त को सांसदों से बातचीत करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में एनडीए सांसदों के साथ मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे। 31 जुलाई को यूपी के ब्रज, बुंदेलखंड और पश्चिम से तमाम सांसदों के साथ बैठक होगी और उनकी नब्ज टटोलेंगे। केंद्र की सत्ता तक बीजेपी को दोबारा पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में ज्यादातर पर दर्ज करनी होगी जी। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद यूपी में हुए कामकाज के जरिए सांसदों की समीक्षा करेंगे। 5 साल में क्या कुछ कराया है, जनता के बीच कितनी बैठ है। हाल ही में हुए महाजनसंपर्क अभियान में सांसदों की परफॉर्मेंस पर भी चर्चा हो सकती है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर टिकट तय होगा। चुनाव के लिए फाइनल रिव्यू भारतीय जनता पार्टी करेगी। समीक्षा के बाद शुरू होगी यूपी में मोदी की रैलियां। 2 बार से मिल रही जीत भी टिकट की गारंटी नहीं। सांसदों को हर पैमाने पर खुद को साबित करना होगा। इनपुट ठीक नहीं रहा तो कटेगा टिकट। यूपी को लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद अलर्ट है। 80 सीटों पर जिताऊ प्रत्याशियों को ही मौका मिलेगा। टिकट को सेफ न माने सिटिंग सांसद। रिपोर्ट खराब मिली तो टिकट कटना तय है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को यूपी की 80 सीटों में से 62 सीटों पर जीत हासिल हुई। 2 सीटों पर उसकी सहयोगी अपना दल सोनेलाल ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 16 सीटों पर बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इनमें 10 सीटों पर बसपा, 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट रायबरेली से कांग्रेस की सोनिया गांधी ने जीती। हालांकि बाद में रामपुर आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, जिसके बाद अब 14 सीटें रह गई है जिन पर गैर बीजेपी सांसद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम आईटीपीओ सेंटर की सौगात देंगे। यहीं पर सितंबर में G20 समिट की राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होगी। जो आईटीपीओ सेंटर है दरअसल ये काफी हाईटेक बनाया गया है और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
नई दिल्ली में रिडेवलप किए गए इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर यानी कि IECC का इनॉग्रेशन करेंगे। इससे पहले उन्होंने यहां पर हवन और पूजा की। कन्वेंशन सेंटर का रीडेवलपमेंट 2700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस कन्वेंशन सेंटर में 9 से 10 सितंबर तक 18वीं G20 बैठक होगी। सरकारी एजेंसी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO का ये कॉम्प्लेक्स 123 एकड़ में फैला है। IECC दुनिया के लीडिंग एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर में से एक है। दिल्ली के प्रगति मैदान का रीडेवलपमेंट 2017 में शुरू हुआ था। ITPO तैयार, उद्घाटन का इंतजार। G20 समिट के लिए ITPO कॉम्प्लेक्स तैयार। 7000 लोगों के बैठने की क्षमता है। सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। 5500 से ज्यादा गाड़ियों के लिए पार्किंग का इंतजाम है। 3000 लोगों की क्षमता वाला एक एम्फी थिएटर भी है। दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर में शामिल है। प्रगति मैदान के 123 एकड़ में कैंपस है। हाईटेक सुविधाओं से लैस ITPO कॉम्प्लेक्स भारत का सबसे बड़ा MICI सेंटर 2700 करोड़ की लागत से बनकर तैयार। भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। G20 लीडर समिट दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होने वाली है, जिसकी तैयारियां काफी पहले से चल रही है। G20 की बैठक भारत की अध्यक्षता के तहत कई महीने पहले से ही विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन भारत भर में चल रहा है। अब फाइनल कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। PM मोदी ने ITPO में आज विधि विधान से हवन पूजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।